हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 123। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 122 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सब ने पढ़ा था। जिया बोली कि जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब तुम इसे प्रताप हाउस ले जा सकती हो। तो निव्यांश ने भी नियति को देखा और फिर निव्यांश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने जिया को देखकर कहा कि ठीक है चाची, आप इसे अपने साथ लेकर जाइए। जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ना, तब मैं इसे खुद आकर प्रताप हाउस लेकर जाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों, इस कहानी का आज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान अंशिका के कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था। तो अंशिका का वेट अभी वो कर ही रहा था कि तभी अंशिका जैसे ही अब कॉलेज से बाहर आती है तो उसने भी अरमान को देखा और फिर भागकर अरमान के गले लग जाती है। अरमान ने भी अपनी बाहें अंशिका पर कस दी और उसे हल्का सा किस कर लिया। तभी अंशिका बोलती है कि यार जल्दी से चलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरे भाई यहाँ पर आ जाएं। अगर भाइयों ने देख लिया ना तो सच कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। अब जल्दी से चलो यहाँ से। तो अरमान भी अब तंज भरी मुस्कान के साथ बोलता है कि हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारे भाइयों को ना लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है, इसीलिए बोल रही हो ना। देखा नहीं था कि कैसे उस दिन मुझे इतना ज़्यादा छेड़ रहे थे कि सबके सब मन तो कर रहा था कि तुम्हारे एक एक भाई को उठा उठा कर पटक दूँ मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे फ्यूचर के साले हैं, छोड़ देता हूँ इनको, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर हाथ पैर टूट गया तो शायद तुम्हारी डोली को धक्का भी नहीं लगा पाएंगे। तो अंशिका भी अरमान को ही गुस्से से घूर कर देख रही थी, जैसे उस पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हो। तो अरमान ने अभी अंशिका की कलाई पकड़ी और फिर उसे गाड़ी में बैठा लिया और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने भी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी देर के बाद ही दोनों ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और फिर अंशिका तो आज पनीर नान खा रही थी, उसका फेवरेट। तो अरमान तो अभी हैरानी से अंशिका को ही देख रहा था। तो अंशिका ने भी अब खाना खाते हुए कहा कि अब मुझे घूर क्यों रहे हो, तुम भी जल्दी से खा लो, भूख नहीं लगी है क्या। तो अरमान बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ना बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है और तुम हो कि जब से आई हो बस खाना ही खाती जा रही हो, कितना खाती हो तुम। तो आशिका बोलती है कि अरमान सचदेवा, भगवान से डरो, भगवान से किसी के खाने पर नज़र नहीं लगाते हैं, समझे तुम। तो अरमान ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा कि मुझे भी ना पूरी दुनिया में बस यही पसंद आनी थी, क्या करूं मैं अपनी किस्मत का। अंशिका ने भी नान को अब प्लेट थोड़ी सी खिसकाई और फिर अरमान को देखकर कहा कि तुम्हारा खुद का मुंह पपीते जैसा है और फिर तुम्हें ऐश्वर्या राय चाहिए। शुक्र मनाओ शुक्र, मेरे जैसी सीधी सादी लड़की मिल गई है तुम्हें। टेढ़ी मिलती ना तो पता चलता तुम्हें, तुम्हें इतना मारती ना तो मुंह लाल कर देती। तो अरमान ने भी अपनी ऐब्रोज गाकर कहा कि अच्छा, सीधी सादी तुम्हारी जैसी होती है तो टेढ़ी लड़की कैसी होती होगी। तो अंशिका भी अब गुस्से में अपनी आंखें छोटी करके अरमान को देखते हुए थोड़ी सी गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है कि टेढ़ी लड़की वो होती है जो सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को पीटती है, बहुत ज़्यादा मारती है। अंशिका ने अभी ये कहा ही था कि तभी रेस्टोरेंट के एक कोने में एक लड़की एक लड़के को जोर जोर से मार रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो अंशिका ने भी अपनी ऐब्रो चढ़ाकर अरमान को देखा और फिर उस कपल को देखने का इशारा किया। तो उस कपल को देखकर अरमान के चेहरे पर भी अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसने अंशिका के एक गाल को पकड़कर उसे हल्का सा पिंच करते हुए बहुत ही लो साउंड में और बहुत ही प्यार से कहा कि तुम ना इतनी बातें क्यों बनाती हो, तुम इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों हो अंशिका, देखो मुझे ना तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो अंशिका भी मुंह बनाकर बैठ गई और फिर से अपना नान पनीर खाने लगती है। तो अरमान ने भी कहा कि पापा ने तुम्हारी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है, वो भी मेरे घर पर। और फिर ये सुनते ही आशिका को तो एकदम से खांसी आ गई थी और उसे बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आने लगी। तभी अरमान के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। अरमान ने भी पानी का गिलास आशिका को दिया और फिर आशिका ने भी 2 घूंट पीकर कहा कि क्यों क्यों बुला रही है तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को। तो अरमान ने कहा कि शायद हमारी ही बात करने के लिए। और फिर ये सुनकर तो अंशिका ने अपना सलाइवा कटक लिया था और फिर बोलती है कि क्या सच कह रहे हो क्या तुम। तो अरमान ने भी मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, और क्या मैं मजाक कर रहा हूँ क्या, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पापा तुम्हारे पापा से हम दोनों की शादी की बात भी करें, इसीलिए तो मैं अपने पापा से बात करने वाला हूँ तुम्हारे लिए। तो अंशिका के दिल की धड़कनें तो अब डबल स्पीड के साथ बढ़ गई थी। अंशिका बोलती है कि अरमान, मगर तुम नहीं जानते हो, लेकिन शायद ही पापा इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे, वो शायद ही हम दोनों की शादी के लिए मानेंगे। अरमान ने कहा कि मैं अपने पापा को अच्छे से पटा लूँगा, मगर
तुम। मेरे पापा तुम्हारे पापा से हमारी शादी की जब बात कर लेंगे ना, और फिर तुम भी मना लेना, हम दोनों की शादी आराम से हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बस शादी की तैयारियां करो, तुम्हें जो भी पसंद होगा ना तुम मुझे अच्छे से बता देना, मैं वो सब कुछ अरेंज करवा दूंगा तुम्हारे लिए। तो अंशिका बोलती है कि पहले हमारी शादी तो फिक्स हो जाने दो ना, उसके बाद ही आगे की सपने देखेंगे हम, समझे तुम। तो अरमान बोलता है कि हाँ हाँ हो जाएगी, मैं आज ही अपने पापा से हमारी शादी की बात करूँगा। फिर अरमान और अंशिका ने भी इस बात पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया था और फिर फाइनली अरमान ने अंशिका को यकीन दिला ही दिया था कि डिनर पर उसके पापा रिश्ते की बात ही करेंगे, वो भी उन्हीं दोनों की शादी की। और फिर शायद इस वक्त रुद्राक्ष प्रताप सिंह मना भी नहीं कर पाएंगे। अंशिका और अरमान दोनों ही अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें यकीन था कि उनकी दोनों ही की फैमिली ही मान जाएगी। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में इस वक्त नील अपने कैबिन में बैठा हुआ था, लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था और फिर तभी रुद्र, जय और जिया कैबिन में एंटर होते हैं। तो नील ने अभी तीनों को एक साथ देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अपनी फितरत से मजबूर तो था ही नील, तो नील ने भी अब जिया को देखते हुए बहुत ही मजाकिया कमेंट करते हुए कहा कि क्या बात है डॉक्टर हसीना, आप हमारे कैबिन में, आज मेरे कैबिन में, कहीं यहाँ पर बिजली तो नहीं गिरने वाली है जो आज मुझे ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर हसीना, मैं तो ना धन्य हो गया हूँ, आपके पावन चरण जो मेरे कैबिन में आज पड़ गए हैं। तो जिया के चेहरे पर भी अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो जिया ने भी अपनी आंखें छोटी की और फिर नील को घूरते हुए देखा और फिर कहा कि नील, तुझे नहीं लगता है कि तू कुछ ज़्यादा ही बातें बनाने लगा है? तू आज भी वैसा ही है, तेरे अंदर अभी मैच्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि तुझे कि तू जवान बच्चों का बाप भी है, आज भी बस बच्चों जैसी ही हरकतें करता है, आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि 25 साल पहले था। तो नील ने भी अपने बालों में हाथ मारा और बड़े ही स्टाइल के साथ जिया को देखते हुए कहा कि अच्छा, स्मार्ट, डैशिंग, मैच्योर और समझदार है ना। तो जिया ने भी अब नील की बात को बीच में ही काट कर ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बोलती है कि गधा, पागल, बंदर, ये बोलने वाली थी मैं। तो जिया और नील की बातें सुनकर तो अब चारों ही जोर से हंसने लगते हैं और फिर से सब आकर सोफे पर बैठकर आपस में ही बातें करने लगते हैं। और फिर बातों ही बातों में नील ने एक बार फिर से जिया से माफ़ी मांगते हुए कहा कि जिया, मैं पुरानी यादों को ठीक तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, दिल से तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जिया, मेरी वजह से तुम्हारी दोनों बच्चियाँ तुमसे दूर हो गई हैं, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो जिया के चेहरे पर जो अभी थोड़ी सी मुस्कुराहट आई थी वो फिर से उदासी में बदल गई थी। रुद्राक्ष ने भी जिया को बहुत ही ज़्यादा दिलासा देते हुए कहा कि जिया दी, थोड़ा तो भरोसा करिए आप मुझ पर। मैं आज भी हमारी बच्चियों को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह उनका पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी बच्चियाँ हमें ज़रूर मिल जाएंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो जिया भी अब अपने भरे हुए गले से बोलती है कि रुद्र, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब मेरी दोनों बच्चियाँ मुझे मिलेंगी, तुम दोनों मेरी बच्चियों को मुझे दोगे, पता नहीं मेरी बच्चियां कहाँ पर होंगी। तो जय ने भी अब जिया की आंखों में गिरने वाले आंसुओं को साफ किया और फिर बोलता है कि शांत शांत हो जाओ जिया, प्लीज़ रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता है, हमारी बच्चियां जहाँ कहीं भी होंगी ना सही सलामत होंगी, मेरा दिल कहता है हमारी बच्चियां बहुत ही जल्द हमारे पास आने वाली हैं, हमारी बच्चियां बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही जल्द हमें मिलेगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आया जो खाने के कुछ पैकेट्स लेकर आया था। उस आदमी ने वो सारे पैकेट अभी टेबल पर रखकर कहा कि सर, आपने जो जो खाना मंगवाया था ना उसे लेकर मैं आ गया हूँ, ये सारा खाना आपने जो मंगाया था यहाँ पर रख रहा हूँ। तो नील ने भी उसे जाने का इशारा किया और फिर आदमी वो चला जाता है। तो नील अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने सबके लिए खाना अच्छे से प्लेट में सर्व किया और फिर सबको खाना दे दिया। सब खाना खाने लगते हैं और फिर खाना खाते हुए जिया बोलती है कि चलो, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि शोभित वापस आ गया। शिखा बेचारी उसका बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती थी, उसे बहुत ज़्यादा मिस करती थी। कितनी बार मैंने उसे रोते हुए देखा है, उसे तड़पते हुए देखा है, चाह कर भी उसे मैं दिलासा भी नहीं दे पाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। और फिर उसकी सास नीलिमा, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो तो उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करती थी। रुद्र ने भी पानी का गिलास उठाया और फिर उसमें से 2 घूंट पीकर बोलता है कि सही कहा जिया दी आपने, लेकिन हाँ, ये सब ना वृंदा की वजह से ही हुआ है, अगर वो नहीं होती तो शायद हम ये केस जीतते ही नहीं और ना ही हम कभी भी शोभित को यहाँ पर वापस ला पाते, सब वृंदा की मेहरबानी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है।
तो नील ने भी अब थोड़ा सा एक्साइटेड होकर कहा कि सही कहा रुद्र ने, सब कुछ ना वृंदा की वजह से ही हुआ है, उसी ने ही शोभित को जेल से रिहा करवाया है। कुछ भी कहो लेकिन काबिल लॉयर तो वो है ही, उसने शुभ को केस में आराम से निकाल लिया था और अब शोभित को भी उसने रिहाई दिलवा दी। सच में वो बहुत ही अच्छी लॉयर है, मानना पड़ेगा। वृंदा का तो हम पर अब इतना बड़ा सा फिर से एहसान हो गया, वो हमारी जान भी मांग लेना तो हम मना नहीं करेंगे उसे। इतना कहकर नील ने भी रुद्र को देखा और फिर बोलता है कि क्यों क्यों रुद्र, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, सच में वृंदा का तो हम पर बहुत बड़ा एहसान है, वो कुछ भी मांगेगी हम उसे कभी नहीं मना कर सकते हैं। हमारी फैमिली के बीच इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी मगर फिर भी उसने शोभित का केस हैंडल किया। और सच कहा नील ने, जान भी अगर वो मांग लेगी ना तो हम जरूर दे देंगे उसे। तभी कैबिन का गेट एकदम से खुलता है और फिर सबकी नजर कैबिन के गेट पर जाती है जहां पर अभी वृंदा और वीरू दोनों ही खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वृंदा भी कैबिन में आते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम दोनों भाइयों अपनी जान देने के लिए उतारू हो गए हो, लाओ अपनी जान मुझे दे ही दो। तो दक्ष के लिए अंशिका का हाथ मुझे दे दो। और ये सुनकर तो रुद्र और नील दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि वृंदा अंशिका के लिए दक्ष का हाथ मांग लेगी और फिर दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। जहाँ पर नील को तो अब अंशिका के लिए अरमान पसंद आ गया था, तो वहीं रुद्र तो अब दक्ष को भी पसंद नहीं करता था अपनी बेटी अंशिका के लिए। अब रुद्र की तो सांसें अटक गई थी। रुद्र को लगता था कि उसकी बेटी के लिए पता नहीं कौन सा राजकुमार आएगा जो उसे ब्याह कर ले जाएगा। दोनों ही एकदम से चुप हो गए और फिर दोनों के पास वृंदा के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। जय जिया भी अब रुद्र और नील की शक्ल देख रहे थे और फिर तभी जय ने भी बात को संभालते हुए कहा कि अगर आप दोनों को रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती तो अंशिका को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे ना, हम जबरदस्ती अपने बेटे की शादी अंशिका के साथ नहीं करेंगे। तो वृंदा भी बोलती है कि नील भैया, बस मुझे अपने दक्ष के लिए अंशिका ही अच्छी लगी थी तो मैंने अपने दिल की बात आपसे बोल दी थी। वैसे भी जिया दीदी कहती हैं कि बचपन में निव्यांश कहता था कि वो हमारे घर की बेटी से शादी ज़रूर करेगा। अब बेटियां तो पता नहीं कहाँ पर है हमारी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी ही बेटी को हम अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर ले आएंगे, बहू भी हो जाएगी और बेटी भी हो जाएगी। लेकिन आपको तो ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपकी बेटी की शादी हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो नील और रुद्र दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन दोनों को ही कहीं ना कहीं दक्ष अंशिका के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे दक्ष और अंशिका की शादी। ऐसा नहीं था कि दक्ष में कोई कमी थी, लेकिन फिर भी उन्हें अंशिका के लिए शायद दक्ष से ज्यादा अच्छा लड़का चाहिए था। जैसे नील तो अरमान को दामाद के रूप में देखता ही था, वो तो बस अरमान को ही अंशिका का पति देखना चाहता था, लेकिन रुद्र तो अरमान को भी पसंद नहीं करता था। तो जय ने भी फिर से कहा कि सर, आप दोनों बेकार में ही इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, हमारे दिल में जो था हमने वो कह दिया है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? ज़बरदस्ती नहीं है इस रिश्ते की, अगर आप नहीं चाहते हैं ना तो कोई बात नहीं, कोई नहीं करेगा आपकी बेटी से ज़बरदस्ती शादी। तभी रुद्र एक गहरी सांस लेकर बोलता है कि मुझे रिश्ता मंजूर है। तो नील ने भी अब हैरानी से रुद्र को देखा। नील अच्छे से जानता था कि रुद्र को दक्ष भी खास पसंद नहीं है अंशिका के लिए, मगर हालांकि दक्ष में अभी कोई भी कमी नहीं थी, कोई भी मना करने की वजह नहीं थी, मगर फिर भी अंशिका के लिए दक्ष रुद्र को पसंद नहीं था। तो रुद्र की ये बात सुनकर तो सब हैरानी से रुद्र को देखने लगे। जिया ने एक बार फिर से कहा कि रुद्र, जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए हाँ करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, प्लीज। तो रुद्र अभी जिया के पास आया और फिर उसने जिया का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत ही धीरे और प्यार से कहा कि जिया दी, मैं आपको आज से नहीं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बचपन से। आपकी दोस्ती तो नील से बाद में हुई थी ना, उससे पहले तो आप और आपकी फैमिली प्रताप हाउस आते जाते रहते थे। आप लोगों का आना जाना हमारी फैमिली से पहले से ही था, तब से मैं जानता हूँ आपको, तब से मैं आपको और आपकी फैमिली को जानता हूँ। जय वीरू को भी मैं अच्छे से जानता हूँ और वृंदा तो मेरी बहुत ही अच्छी और खास दोस्त है। अपनी बेटी को आप लोगों के घर में देखकर निश्चिंत हो जाऊंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच समझ कर ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, मुझे ना किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरी तरफ से इस रिश्ते की हाँ समझो। और ये सुनकर जय, जिया, वीरू और वृंदा चारों ही एकदम से खुश हो गए थे। आखिर चारों के पास अब एक दक्ष ही तो था। चारों को दक्ष की शादी की बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी और फिर अब तो उन्हें अपनी पसंद की बहू भी मिल रही थी। उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी भी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। कि तभी वीरू बोलता है कि ये तो खुशी की ही बात
बात है, चलो सब लोग मुंह मीठा करते हैं। तो वीरू अब जैसे ही कैबिन के बाहर जाने लगा तो नील ने उसे रोकते हुए कहा कि वीरू रुको। तो वीरू भी अब एकदम से रुक गया और फिर सब हैरानी से नील को देखने लगते हैं। तो नील बोलता है कि मैं इस शादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो रुद्र ने अगर अंशिका के लिए कोई भी फैसला लिया है तो उसको समझ ही के लिया होगा। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक बार बच्चों से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। देखो हम सब ने अपनी अपनी शादी पसंद करके ही करी है, तो मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चे और आपके बच्चे, हमें अपने बच्चों को से भी उनकी पसंद एक बार पूछ लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दक्ष किसी और से प्यार करता हो और हमारी अंशिका को उस पर जबरदस्ती थोप दें, या फिर अंशिका को कोई और पसंद हो और हम उस पर दक्ष को जबरदस्ती रिश्ते के तौर पर थोप दें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चों से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए, उनसे पूछने के बाद ही कुछ सोचना चाहिए, पूछ कर ही उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो नील ने अब उस सिचुएशन को संभाल लिया था, क्योंकि वो तो अरमान को ही अंशिका के लिए पसंद कर चुका था और वो कुछ भी करके अंशिका की शादी अरमान से ही करना चाहता था और कहीं नहीं उसका दिल चाहता था तभी अरमान और अंशिका की शादी हो जाए। उसका दिल तो बस यही चाहता था। हालांकि नील को दक्ष भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन उसने अंशिका को कभी भी दक्ष के साथ इमेजिन भी नहीं किया था और ना ही कभी सोचा था कि वो दक्ष से अंशिका की शादी करेगा। तो नील की बात सबको सही लग रही थी और फिर सब ने नील की बात को ही मान लिया था और फिर एकदम से सब ने डिसाइड किया कि हाँ, वो घर जाकर आज ही दक्ष से उसकी पसंद को पूछेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सब आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और फिर जय, जिया, वीरू, वृंदा वहाँ से चले गए थे। लेकिन अभी चारों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ से गए थे, क्योंकि रुद्र ने दक्ष को और अंशिका के रिश्ते के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर वो चारों ही अब इतना तो समझते ही थे कि उनका बेटा उनके डिसीजन को मान रखेगा और कभी भी मना नहीं करेगा। अंशिका से शादी करने के लिए वो जरूर हाँ कर देगा। उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। उन सब के जाते ही नील ने भी रुद्र की बाजू को गुस्से से पकड़ा और फिर उसे अपनी तरफ घुमा कर कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग है तेरे अंदर या फिर बिना सोचे समझे ही तूने अंशिका के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? पागल हो गया है क्या तू? मुझे तो लगता है तेरे अंदर बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। उस लड़की से एक बार भी नहीं पूछा तूने कि वो क्या चाहती है, वो किससे प्यार करती है, किससे नहीं। तो रुद्र बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। अब बात अंशिका के दिल की नहीं, इज्जत की आ गई है मेरी, और मैं अब दोबारा से जिया दी की नज़रों में नहीं गिरना चाहता हूँ। नील, मैंने जो फैसला ले लिया है अब वही होगा। तो रुद्र की बात सुनकर अब नील को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। नील ने कहा कि रुद्र, मुझे ना इज्जत बेइज्जती का पाठ मत पढ़ा, तू समझा? तुझसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ और हाँ, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, इस रिश्ते के चक्कर में ही नव्या अनुज सिंघानिया से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इसी इज्जत के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, समझा तू? और फिर हम सब ने मिलकर शादी को छुड़वाया था। इज्जत से ज़्यादा लड़की की खुशी चाहिए मुझे, समझा तू? और तुझे अंशिका से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है। ऐसा ना हो कि वो भी नव्या की तरह मन ही मन किसी से प्यार करती हो और फिर कहती ना हो हम सब से, और वो हम सब से इज्जत की वजह से कुछ ना कहे और अपनी ज़िंदगी भर रोती रहे, समझा? तो रुद्राक्ष ने कहा कि मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तू नहीं समझ रहा है। नील, हम दोबारा से इस फैमिली की नज़रों में नहीं गिर सकते हैं, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कर। इतनी मुश्किल से तो दोनों फैमिली के बीच में अब सब कुछ ठीक हुआ है, इतनी मुश्किल से अब जिया ने हम सब को माफ़ किया है। पहली बार वो हमारे साथ खाना खाने के लिए यहाँ पर आई थी, इतनी मुश्किल से बरसों का कड़वाहट खत्म हुई है और तुम चाहते हो कि मैं वो कड़वाहट को फिर से बढ़ा दूँ, फिर से उनकी नज़रों में गिर जाऊं? ऐसा नहीं होगा। रही बात अंशिका की, तो मैं अच्छे से जानता हूं उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, वो किसी से भी प्यार नहीं करती है, वो मेरी बात कभी भी नहीं टालेगी। नील को भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी अपना हाथ टेबल पर जोर से गुस्से में मार कर कहा कि सही कहा, तू जानता है ना, नव्या ने भी दादाजी की बात नहीं टाली थी, क्योंकि दादाजी ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था और वो उनकी इज्जत बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे आ गई थी। इमोशनल टॉर्चर किया था दादाजी ने उन्हें और वो अपना प्यार कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी। तुम भी दादाजी की तरह ही अंशिका के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम अंशिका अरमान दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने देखा है उन दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार। तो रुद्र ने भी नील की दोनों बाजुओं को पकड़ा और फिर उसे बैठाया और इस वक्त नील बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और फिर रुद्र ये बात अच्छे से जानता था कि रुद्र ने नील को पानी का गिलास दिया और फिर बोलता है कि पानी पियो और शांत हो जाओ। तुम शायद भूल गए हो, लेकिन हाँ, मुझे अच्छे से याद है। याद करो वो दिन जिस दिन हमारे निव्यांश की बारात निकल
निकलने वाली थी। याद करो वो दिन निव्यांश घोड़ी पर बैठने वाला था। याद करो वो दिन जिया और जय हमारे घर पर आए थे। कुछ याद किया तुमने? नहीं ना नील। याद करो वो दिन जिस दिन हमारे निव्यांश की जिंदगी बर्बाद हुई थी। याद करो ना वो दिन, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरे दिल पर हाथ रखो तुम। चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। आज निव्यांश टिया की शादी हो रही थी तो पूरा प्रताप हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। हर जगह फूलों की डेकोरेशन हो रखी थी। बंदरों की टुकड़ी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अपने छोटे पैंथर की शादी के लिए। उनका तो नाच नाच कर बुरा हाल हो रहा था। तो वहीं प्रताप हाउस के गार्डन में घोड़ी पर निव्यांश बैठा हुआ था और फिर उसके सामने पूरी प्रताप फैमिली खुशी से नाच रही थी। पूरे घर में अब बहुत ही ज्यादा खुशी थी। सब खुश तो थे क्योंकि कितने सालों के बाद प्रताप हाउस में अब किसी की शादी हो रही थी, वो भी वहाँ के बड़े पोते की। तो पूरी प्रताप फैमिली गार्डन में ही खड़ी थी, लेकिन रुद्राक्ष स्टडी रूम में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। रुद्र ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, मगर उसका काम में भी बहुत ही ज्यादा मन लग रहा था। उसने अपने सिर पर येलो कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। तभी उसके पास नील आता है। तो नील ने भी डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। दोनों ही थोड़ा काम में बिजी थे। उसने भी अभी सिर पर येलो कलर की पगड़ी बांधी हुई थी। दोनों ही भाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अच्छे लग रहे थे। उम्र में भी ज्यादा नहीं लग रहे थे, अभी भी दोनों ही जवान लग रहे थे। बस उनकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो गए हो। तो नील ने भी रुद्र का लैपटॉप बंद करके कहा कि यार बस कर देना रुद्र, आज भी ना, आज तो हमारे बच्चे की शादी है, आज तो इस लैपटॉप में मत घुस। सही कहता है ना तेरा लिटिल खरगोश, तुझे किट्टू से नहीं इस लैपटॉप से शादी कर लेनी चाहिए थी। बस इतनी बड़ी शादी हो रही है और तू है जो इस लैपटॉप में घुसा पड़ा है। जब देखो बस स्टडी रूम में ही बैठा रहेगा क्या? लैपटॉप में कुछ ना कुछ करता ही रहता है। चल चल अब खड़ा हो जाओ और बाहर चलते हैं। पूरी प्रताप फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, पूरी फैमिली बाहर ही है। नील के कहते ही रुद्र भी अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगा और फिर तभी सामने से निहाल और शुभ भी आते हुए बोलते हैं कि कमाल हो गया है यार, तुम ना धर्मवीर की जोड़ी हमेशा ही लेट होती हो, हर जगह बस अपनी गुत्थी बनाकर बैठ जाते हो। दादी 10 बार पूछ चुकी हैं तुम दोनों को, और हाँ 20 बार दादाजी भी पूछ चुके हैं कि धर्मवीर की जोड़ी कहाँ पर है। हम दोनों जीजा साले उन्हें जवाब देते देते बहुत ज़्यादा थक गए और तुम दोनों यहाँ पर देखो कैसे आराम से बैठे हुए। अब तो निकल कर आ जाओ स्टडी रूम से। तो नील ने भी शुभ की पगड़ी पर हल्का सा मारते हुए कहा कि बस बस छोटे शेर, तेरे मुंह से ताने अच्छे नहीं लगते हैं ना। ताने भी मारता है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कॉमेडी कर रहा हो। तो चल अब चुपचाप से चल, बाहर चलते हैं। सब अब बाहर निकलने लगते हैं। तो वानर सेना भी बाहर की तरफ आने लगी कि तब तक निव्यांश की बारात अब प्रताप हाउस से थोड़ा सा निकल कर आगे की तरफ चली गई थी। तो वानर सेना भी बाहर की तरफ जा ही रही थी और फिर तभी एकदम से वो रुक जाती है, क्योंकि सामने भी गेट पर जिया और जय दोनों ही खड़े हुए थे। तो जिया को देखकर नील की दिल की धड़कनें तो डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। उसे एकदम से वो पल याद आ गया था जब उसने जिया को वादा किया था कि उसकी बेटियों को वो प्रताप खानदान की बहू बनाएगा। कुछ भी करके वो अपने बेटों के साथ उसकी दोनों बेटियों की शादी करेगा। जिया की आंखों में आंसू आ गए थे। तो जय जिया को संभाल रहा था। जय तो प्रताप हाउस में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन जिया के अंदर चल रही आग को वो तभी तो बुझती जब वो अपने सवालों का जवाब नील से ले लेती। इसीलिए उसे जिया को लेकर यहाँ पर आना पड़ा था। जिया को देखकर वानर सेना एकदम से सुन्न पड़ रह गई थी और शांति से बस गार्डन में खड़ी रही। तो जिया के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई थी। तो जिया भी 2 कदम आगे बढ़ी और फिर नील के सामने जाकर एकदम से खड़ी हो गई। तो जिया ने भी अब नील को देखते हुए कहा कि क्या हुआ, नजर क्यों झुका रहे हो? सामने देखो, मुझे देखकर बात करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारा इकलौता बेटा निव्यांश प्रताप सिंह घोड़ी पर बैठा हुआ है, आज उसकी शादी है। बेशक किसी की बेटी किसी का बिस्तर गर्म कर रही हो। ये सुनते ही नील ने भी अब कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था ये शब्द सुनकर। भला इससे बुरा वो किसी लड़की के बारे में क्या ही सुन सकता था। तो नील अभी कुछ भी नहीं बोला था। उसके अंदर अब जिया को देखकर कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हल्की हल्की उसकी आंखें नम हो गई थी और वो एकदम से सुन्न पड़ गया। वो तो बस जिया की आंखों में आंखें भी नहीं डालकर देख सकता था। तो जिया ने भी फिर से कहा कि शर्माओ मत नील, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो भी कहा है ना बिल्कुल सच कहा है। क्या पता वो मेरी बेटी से क्या करवा रहा हो सकता है मेरी बेटी
रोज़ किसी की ज़रूरत को पूरी करती हो, किसी की ज़रूरत की बलि चढ़ती हो सकता है मेरी बेटी कई कई दिन तक खाना ना खाती हो सकता है मेरी बेटी को मारा पीटा भी जाता हो, पता नहीं और क्या क्या हो सकता है, मेरी बेटी जिंदा है भी या फिर नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तुम तो बस अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर रहे हो ना, तुम्हें तो बस इसी में ही बिजी रहना है, तुम्हें मेरे दुख से क्या ही लेना देना होगा। और फिर अगले ही पल जिया ने नील के कॉलर को पकड़ लिया और फिर उसे हिलाकर गुस्से में बोलती है कि चुप चुप क्यों हो नील, तुम बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं नील, कुछ कहते क्यों नहीं हो तुमने कहा था ना कि तुम मेरी दोनों ही बेटियों को प्रताप खानदान की बहू बनाओगे, मेरी दोनों बेटियों से अपने बेटों की शादी करोगे। तुम तो अपने बेटे की शादी कैसे कर सकते हो किसी और के साथ, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बेटियों मेरी बच्चियों को ढूंढ कर लाओगे और मुझे दोगे, कहाँ है मेरी दोनों बेटियां, लेकिन तुम तो अपने ही बेटे की खुशी में खो गए, अपने ही मौज मस्ती में खो गए तुम। अगर तुम्हारी सगी बेटी का किडनैप होता तो तुम भी खुशियां मनाते क्या, बोलो क्या तब भी प्रताप हाउस इतना ही ज्यादा जगमगाता जितना कि आज हो रहा है, क्या तुम अपनी बेटी को ढूंढते नहीं। तो नील के पास अब जिया के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, तो जिया तो अभी फूट फूट कर रोने लगती है। तो जय तो अभी उसे संभाल रहा था, लेकिन जिया का रोना भी कम नहीं हो रहा था, वो बहुत तेज रोने लगी। चारों ही भाई अब सिर झुकाकर जिया के सामने खड़े हुए थे, चारों ही जिया के गुनहगार थे और उससे बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। आखिर किडनैपर तो अंशिका को किडनैप करने के लिए आए थे, वो रुद्र की बेटी को समझकर जिया की बेटी को ले गए थे। जिया की तो दुनिया ही लुट गई थी, किडनैपिंग के कितने ही साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक नियति और रूही का कुछ भी अता पता नहीं चला था। बहुत कोशिश करी थी रुद्र और नील ने उनकी बेटियों को ढूंढने की, मगर आज तक नहीं मिली थी। जिया तो रोते रोते फर्श पर बैठ जाती है, तो जय ने जिया को अपनी पकड़ पर कसते हुए उसे उठा लिया और फिर लेकिन जिया को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो जिया भी गुस्से में अपने हथेली फर्श पर मार रही थी। और फिर आखिर में एक माँ का दिल जो था, तो जिया का दुख अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि जिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसकी बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा, उसकी बेटियां कहाँ पर होंगी। जिया ने एक बार फिर से नील और रुद्र को गुस्से से देखा और फिर कहा कि दोनों कुछ भी नहीं कह सकते हो ना, तो मुझे मेरी बेटियों की लाश ही लाकर दे दो, कहाँ है मेरी बेटी, अगर कुछ नहीं कर सकते हो कम से कम सब्र तो कर लूंगी मैं कि मेरी बेटियां मर गई हैं। तो जिया की अब इतनी सारी बातें सुनकर चारों भाइयों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, चारों के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं था। नील की आंखें से अब एक आंसू बह गया था, एक तो वो जिया की बेटियों को अपनी बेटी समझता था, उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, और दूसरा फिर जिया उसकी बचपन की दोस्त भी थी। जिया का दर्द अब नील से देखा नहीं जा रहा था, उसे दिल ही दिल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो रुद्र ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर जिया के पास आया, उसने जिया के दोनों हाथ पकड़कर बहुत ही धीरे सी आवाज़ में कहा कि जिया दी, हम पता लगा रहे हैं कि हमारी बेटियां कहाँ पर हैं, बहुत ही जल्द हमारी बेटियां मिल जाएंगी। तो जिया के अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने अपने हाथ रुद्र से झटक कर छोड़ते हुए कहा कि हमारी बेटी नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है, समझे तुम। अगर तुम्हारी बेटी होती ना तो प्रताप हाउस में खुशियां सेलिब्रेट नहीं होती आज। अगले ही पल जिया को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से खड़ी हो गई और फिर उसने चारों ही भाई को देखते हुए कहा कि बद्दुआ है मेरी नील, तुम्हारा बेटा कभी भी खुश नहीं रहेगा, जितने धूमधाम से तुम अपने बेटे की बारात लेकर निकल रहे हो ना, देखना उतने ही धूमधाम से उसके अरमानों का जनाजा निकलेगा। तुम्हारा बेटा कभी भी खुश नहीं रहेगा, कभी नहीं खुश रहेगा तुम्हारा बेटा, मेरी बद्दुआ लगेगी उसे, बिल्कुल खुश नहीं रहेगा, उसकी शादीशुदा जिंदगी कभी भी कामयाब नहीं होगी, वो भी भटकेगा जैसे मेरी दोनों ही बेटियां मजबूर होकर भटक रही है ना इधर उधर। तुम्हारा बेटा भी खुशियों के लिए तड़पेगा और भटकेगा और उसे वो खुशी कभी भी नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम सब आज खुशियां मना रहे हो, वो खुश कभी भी नहीं रहेगा। तब शायद तुम भाइयों को मेरे दर्द समझ में आएगा, तब शायद तुम दोनों ही भाई मेरे दर्द को महसूस कर पाओगे, मगर आज तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं है ना। जब अपने बेटे पर बीतेगी ना तब तुमको समझ में आएगा कि जिया का दर्द कितना ज़्यादा बड़ा है, कितनी तकलीफ होती है। देख लेना नील, तुम्हारा बेटा खुशियाँ ढूंढेगा, तड़पेगा वो, लेकिन उसे कभी भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारा बेटा इस शादी में घुट घुट कर रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा अपनी इस शादीशुदा जिंदगी में। चारों भाई गर्दन झुकाकर बस जिया की बद्दुआओं को सुन रहे थे। तो जिया ने भी अपने आंसू पोंछकर और फिर
जय ने जिया को अपने गले लगा लिया और फिर जिया ने भी जय को देखकर कहा कि चलो चलो जय, इन लोगों को शायद ही हमारा दुख समझ में आएगा, कभी नहीं समझ पाएंगे ये दुख हमारा, कभी नहीं, क्योंकि इन लोगों के अंदर कोई दिल नाम की चीज ही नहीं है। जय ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, कोसता हूँ उस दिन को जब मैं आपके पास नौकरी मांगने के लिए आया था और आपके साथ मैंने इतना काम किया है। मैंने हमेशा ईमानदारी से ही आप लोगों की नौकरी की थी और कभी नहीं सोचा था कि अभी इस घर से कभी जाऊंगा और बदले में आपने मेरी दोनों बच्चों को मुझसे ही छीन लिया। खुश नहीं रहोगे आप लोग, कभी भी खुश नहीं रहोगे। इतना कहकर जय और जिया दोनों ही पलटकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सामने अभी अवनी किट्टू खड़ी हुई थी। तो अवनी और किट्टू दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए थे, दोनों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो जय जिया ने भी अब अवनी को देखा और फिर बाहर की तरफ जाने लगे, लेकिन अवनी जिया के सामने घुटनों के बल बैठ गई और फिर उसने अपनी साड़ी का पल्लू जिया के सामने फैला दिया। अवनी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर जिया ने उसके बेटे को इतनी सारी बद्दुआएं जो दी थी। भला एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बद्दुआएं सुन सकती थी, कैसे वो उससे बर्दाश्त कर सकती थी। तो किट्टू भी हाथ जोड़कर अवनी के पीछे में ही खड़ी हुई थी और नम आंखों से जय और जिया को ही देख रही थी। तो अवनी ने कहा कि जिया दी प्लीज़ मेरे बच्चों को बद्दुआ मत दो, प्लीज़ मेरे बच्चे को बद्दुआ मत दो। मेरा एक ही बेटा है, जो कुछ भी हुआ है ना उसमें नील की कोई भी गलती नहीं है। प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, अपनी बद्दुआएं वापस ले लो प्लीज़ जिया दी। मेरे बेटे की आज ही नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, हो सके तो उसे आशीर्वाद दे दो प्लीज़, लेकिन अपनी बद्दुआ ना दो, उसे ये बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए। तो किट्टू भी हाथ जोड़कर बोलती है कि जय भैया आपका दुख हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। हमें पता है आप लोग बहुत ज़्यादा दुख में हो, लेकिन यकीन मानिए जितना दुख आपको है ना उतना ही हमें भी है। हमने भी उन दोनों बेटियों को अपनी ही बेटी माना था। हमने सोचा था कि वो दोनों ही बेटियां हमारे घर पर ही रहेंगी, हमारी बहू नहीं हमारी बेटी बन के। आशीर्वाद नहीं देना है तो प्लीज़ मत दो, लेकिन हमारे बच्चों को बद्दुआ मत दो प्लीज़। हमारा निव्यांश तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जय और जिया दोनों ने ही किट्टू और अवनी को इग्नोर कर दिया और फिर दोनों ही वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। तो अवनी तो अभी जैसे बैठी थी वैसे ही बैठकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। तो नील भी अब जल्दी से अवनी के पास गया और फिर उसने अवनी को अपने गले लगा लिया और फिर अवनी फूट फूट कर उसके गले लगकर फिर से रोने लगती है। तो किट्टू का भी अब यही हाल हो गया था। रुद्र ने भी किट्टू को अपने गले लगा लिया था, लेकिन किट्टू के भी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। किट्टू भी रुद्र के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। वो एक ऐसा वक्त था जब किट्टू को कहीं ना कहीं अपना मरा हुआ बेटा भी याद आ रहा था। उसे आज जिया की बद्दुआएं सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे जिया निव्यांश को नहीं बल्कि उसके ही बेटे को बद्दुआ देकर गई है। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। तो रुद्र जब अपने ऑफिस के विंडो के पास में खड़ा हुआ बाहर की तरफ देख रहा था, तो वहीं नील जो अभी भी सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़े हुए नीचे की तरफ देख रहा था। रुद्र ने भी नील की तरफ नहीं देखा था, विंडो की तरफ देखकर बोलता है कि याद है ना क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से हमारी निव्यांश की जिंदगी आज भी तबाह है। आज भी उस दिन को याद करता हूँ ना तो दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भागने लगती हैं, मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोंगटे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिया दी की बद्दुआओं का असर निव्यांश की शादीशुदा जिंदगी पर हो गया है और तभी हमारे बच्चे ने एक दिन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जी कर नहीं देखा है, कभी भी उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी है। तब से आज भी हमारा बेटा आज भी वैसे ही तड़पता है। निव्यांश कहता नहीं है, लेकिन उसकी आंखें अच्छे से बताती हैं कि वो टिया के साथ कैसी जिंदगी जी रहा है, कैसे हर रोज मरता है। वो एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ है जिससे वो आज़ाद होना चाहता है मगर नहीं हो पा रहा है, लेकिन खुलकर अपनी बात नहीं कर पाता है वो हमसे। और यही कारण है कि मैंने दक्ष और अंशिका की शादी के लिए हाँ कर दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अंशिका की भी वही जिंदगी हो जो निव्यांश की है। जब तक जिया दी हमारे घर को दुआएं नहीं देती है ना, तब तक हमारे बच्चे खुश नहीं रहेंगे, ऐसे ही तड़पेंगे। और वैसे भी दक्ष में कोई भी बुराई नहीं है, वो कोई बुरा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। फैमिली भी देखी हुई है, जानी मानी फैमिली है। मुझे तो इस रिश्ते में अब कोई भी बुराई नहीं लगती है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। तो नील को अभी वो दिन एकदम से याद आ गया था, तो नील भी अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। रुद्र का कहा हुआ एक एक शब्द बिल्कुल सही था। वो वक्त याद करते ही तो अब चारों भाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, चारों को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब नील को भी रुद्र की कही हुई बात कहीं ना कहीं सही लगने लगी थी और फिर उसने भी दक्ष और अंशिका के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ
दक्ष तो अब एक पैब में डांस कर रहा था और खुशी से बहुत जोर जोर से नाच रहा था। आज दक्ष का बर्थडे था, इसीलिए बंदरों की टुकड़ी, अंशिका, रूही, वहां पर सब कोई था। तो नियति की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो दक्ष के बर्थडे पार्टी पर नहीं आ सकी थी। तो दक्ष का तो अभी बहुत ही ज़्यादा मन था कि नियति भी उसके साथ पब में चले और उसकी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करे, लेकिन जिया ने भी साफ साफ मना कर दिया था, इसीलिए उसके बिना ही अपना पांडा बरसाना पड़ा था उसे। तो बंदरों की टुकड़ी अभी खुश होकर साथ में डांस कर रही थी। अगर कोई थोड़ा सा भी परेशान था तो बस वो था तो रूही, और कोई भी नहीं। रूही को अब हर वक्त अपनी बहन की याद आती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा नियति की याद आती रहती थी। वो तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भाग जाना चाहती थी। वैसे भी जब से रोहान से वो मिली थी, रोहान उसे मिला था, तब से ही उसका डर अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो सब अभी एक साथ डांस कर रहे थे और रूही जो एक चेयर पर चुपचाप से बैठी हुई उन सबको डांस करता हुआ देख रही थी। तभी दक्ष डांस करता करता अंशिका के पास में आया और बोलता है कि ये लड़की कौन है जो तेरे साथ में आई हुई है। तो अंशिका ने भी अब रूही को देखकर कहा कि अरे ये तो रूही है जो हमारे घर में ही रहती है, बहुत ही अच्छी है ना ये लड़की। तो दक्ष ने भी अभी रूही को देखते हुए बोला कि हाँ हाँ बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये डांस क्यों नहीं कर रही। अंशिका भी अब दक्ष की तरफ देखते हुए बोलती है कि पता नहीं, हमेशा बस ऐसे ही चुप चुप सी रहती है, बहुत शांत शांत से रहती है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है, पता नहीं किस सोच में डूबी रहती है। मुझे लगता है ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। तू तो संकल्प को जानता है ना कैसा है वो, ये तो संकल्प से भी बात नहीं करती है, संकल्प के सामने तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं ना, लेकिन ये तो संकल्प को भी बड़े आराम से इग्नोर कर देती है, उससे भी एक शब्द तक नहीं बोलती है, पता नहीं क्यों ऐसे चुप चुप सी रहती है। तो दक्ष बोलता है कि चल मैं इसे लेकर आता हूँ, तू भी ना डांस कर इसके साथ। तो अंशिका भी फिर से अपने भाइयों के साथ डांस करने लगती है। तो दक्ष अभी रूही के पास गया और फिर बोलता है कि हाय, मैं हूँ दक्ष और तुम। तो रूही अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से हकलाते हुए बोलती है कि मैं रूही। तो दक्ष ने भी अब एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ डांस करते हुए कहा कि तो फिर चलो ना, यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम भी चलो साथ में डांस करते हैं, सब डांस कर रहे हैं ना, जानती हो ना आज मेरा बर्थडे है, तो तुम भी चलो साथ में डांस करो। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाने लगती है। तो लेकिन दक्ष तो अभी था तो बंदरों की टुकड़ी के साथ साथ रहकर वो बंदरों की टुकड़ी जैसा ही हो गया था। तो दक्ष ने भी अब रूही की कलाई को पकड़ लिया और फिर से उसे हल्का सा खींचते हुए कहा कि चलो ना रूही, अच्छा नहीं लग रहा है, सब डांस कर रहे और तुम जो यहाँ पर शांति से बस चुपचाप से बैठी हो, प्लीज़ आज मेरा बर्थडे है, मना मत करो प्लीज़ प्लीज़। और फिर तभी रूही बोलती है कि प्लीज़ भैया छोड़ दीजिए ना, मुझे ना डांस नहीं करना है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो दक्ष ने भी पलट कर अभी रूही को देखा तो उसे अभी रूही की मासूमियत पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ गया था। तो दक्ष ने भी अब बड़े ही प्यार से कहा कि देखा देखा तुमने मुझे अभी अभी भैया बोला है ना, तो प्लीज़ फिर आप चलो, अपने भाई की बात नहीं मानोगी क्या, प्लीज़ मान जाओ ना, चलो डांस करते हैं, सब डांस कर रहे हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, एक बार तो चलो। तो रूही ने भी अब फिर से थोड़ा सा मना करते हुए कहा कि नहीं भैया, मुझे डांस करना नहीं आता है, प्लीज़ मुझे नहीं करना है डांस, मैं नहीं कर पाऊंगी डांस, मुझे डांस आता भी नहीं है, आप जाइए एंजॉय करिए। तो दक्ष ने भी रूही को फिर से खींचते हुए कहा कि मैं सिखा दूंगा ना, चलो अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब जल्दी से मेरे साथ चलो और सबके साथ बैठकर डांस करो। अब तुमने मुझे भैया बोल ही दिया है तो फिर भैया भी मान लो ना, चलो अब चुपचाप से डांस करते हैं। तो दक्ष अभी रूही को जबरदस्ती लेकर डांस फ्लोर पर आ गया था। तो संकल्प की तो आंखें अब हैरानी से फैल गई थी। तो संकल्प ने भी ना जाने कितनी ही बार रूही को डांस के लिए अप्रोच किया था, लेकिन रूही अब हर बार उसे मना कर देती थी। उसने एक बार भी संकल्प की बात मानकर डांस फ्लोर पर नहीं आई थी। तो दक्ष तो अभी एक बार में ही रूही को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया था। ना चाहते हुए भी रूही भी अब दक्ष के साथ में डांस करने लगती है। और फिर थोड़ी देर के बाद निव्यांश भी रूही के पास आ गया और फिर उसने रूही के दोनों हाथों को पकड़ा और फिर उसके साथ डांस करने लगता है। तो निव्यांश के साथ पाकर रूही अब थोड़ा सा कंफर्ट हो गई थी। उसे कहीं ना कहीं निव्यांश के साथ डांस करने में बहुत ही ज़्यादा सेफ लग रहा था और कंफर्ट भी लग रहा था, क्योंकि वो निव्यांश के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। जैसे कि नियति करती थी, ठीक उसी तरह रूही को भी निव्यांश से ही कंफर्ट मिलता था। निव्यांश था ही कुछ ऐसा जो टाइम में से किसी को भी अपना बना ही लेता था।
तो और फिर यही जादू रूही पर भी चल गया था। तो रूही भी अब दक्ष और निव्यांश के साथ खुलकर डांस करने लगी थी और उसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। ना जाने रूही आज कितने दिनों के बाद इतना ज़्यादा खुश लग रही थी। हालांकि वो ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो उसकी टेंशन दूर हो गई थी और उन सब के साथ उसे थोड़ा थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद निव्यांश ने कहा कि चल यार, दक्ष बहुत देर से डांस कर रहे हैं, थक गए हैं, चलो अब केक कट कर लेते हैं, थोड़ी सी रात भी हो गई है, घर भी तो चलना है ना। तो दक्ष भी अब डांस करता हुआ बोलता है कि यार नहीं निव्यांश, अभी ना मेरे कुछ दोस्त भी आने बाकी है, तो प्लीज़ उसके बाद में ही हम केक को कट करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लेती है। इतना कहकर वो फिर से अभी रूही के साथ डांस करने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद उस पब में दो लड़कियों की एंट्री होती है। उनमें से एक लड़की ने अभी चूड़ीदार सूट पहना हुआ था और नेवी ब्लू कलर का चूड़ीदार सूट, उस पर ग्रीन कलर का दुपट्टा। वो लड़की उस कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सी गोल गोल सी आंखें, जिसमें गहरा गहरा काजल लगा था और होंठों पर रेड डार्क कलर की लिपस्टिक लगी थी। कानों में मीडियम साइज के इयररिंग्स, खुले हुए बाल, चेहरे पर नाक के बराबर हल्का हल्का सा मेकअप किया था और फिर हल्की सी पिंक और रेड कलर की लिपस्टिक का बाम लगा हुआ था। वो लड़की बिल्कुल ऐसी थी जो हर किसी के दिल में अपने लिए घर बना लेती, जो एक बार उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और फिर उस लड़की को देखकर यही हाल दक्ष का हो गया था। दक्ष की नज़र अब जैसे उन दोनों लड़कियों पर ही ठहर गई हो। दक्ष के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो दक्ष अभी डांस फ्लोर से नीचे उतरा और फिर सीधा जाकर उन लड़कियों के सामने खड़ा हो गया। तो उनमें से एक लड़की ने भी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। तो दक्ष ने अभी उस लड़की को देखते हुए कहा कि हाय निशा। निशा ने भी हाथ बढ़ाकर दक्ष से हाथ मिलाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा कि हैप्पी बर्थडे दक्ष, थोड़ा सा लेट हो गया आने में। तभी दक्ष ने भी उसे थैंक यू बोला और फिर सूट वाली लड़की की तरफ देखने लगता है। तो उस लड़की ने भी मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हैप्पी बर्थडे दक्ष। तो दक्ष ने भी मुस्कुराकर उसकी विश को ले लिया था। दक्ष ने भी फिर से निशा के कान में जाकर धीरे से कहा कि थैंक यू इसे लाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तुम इसे लेकर आ गई यार, सच में आज तो तुमने दिल के अरमान को ही पूरा कर दिया। तो निशा ने भी धीरे से कभी कान में बड़बड़ाते हुए कहा कि इसका बाप भेज नहीं रहा था यार, बड़ी मुश्किल से मना कर लेकर आई हूँ इसे, तू तो जानता ही है ना इसके घर में अब कैसे हालात हैं, तू तो ना बस जिद पकड़ कर बैठ जाता है, तो लड़कियों को ना बाहर नहीं भेजते हैं इसके घर वाले। तो दक्ष ने भी अब धीरे से उसके कान में कहा कि हाँ हाँ, तभी तो मैंने पार्टी को दिन में ही रख लिया है, मैं जानता था कि अगर रात में पार्टी को रखूंगा तो ये नहीं आ पाएगी। तो दक्ष ने भी सूट वाली लड़की को देखा जो भी हैरानी से पब को देख रही थी। शायद वो पहली बार ही ऐसी जगह पर आई थी, उसने पहली बार ही ऐसे बड़े से पब को देखा था। नहीं, आज से पहले वो कभी भी किसी क्लब में भी नहीं गई थी। उस लड़की ने भी अपने कपड़ों को देखा जो अभी उस पार्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलग लग रहे थे, इसीलिए वो लड़की अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और फिर तभी दक्ष ने कहा इट्स ओके दिया, अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसमें कोई अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी चॉइस होती है ना कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे, तो तुम अपने आप को सिक्योर फील मत करो। तो दिया भी कुछ नहीं बोलती है। दक्ष ने अभी बातों को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहा कि थैंक यू दिया मेरे बर्थडे पर आने के लिए। तो दिया भी अपना सलाइवा कटकते हुए बोलती है लेकिन दक्ष, मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आई हूँ। तो दक्ष बोलता है इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। तो अब दक्ष तो अभी फिर से डांस फ्लोर पर डांस करने लगा था, लेकिन उसकी नज़र तो अभी भी दिया पर ही थी। तो दिया भी अब एक चेयर पर आकर बैठी हुई पूरे क्लब को अच्छे से निहार रही थी। दिया का उस क्लब को देखना बनता ही था क्योंकि पहली बार वो ऐसी जगह पर आई थी। तो दक्ष अभी नाच तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें तो बस अब दिया पर ही टिकी हुई थी। कहीं ना कहीं दक्ष बार बार दिया से पास जाता था और उससे बात करने की कोशिश भी कर रहा था। वो दिया की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसे कहीं ना कहीं बस दिया से ही अटैचमेंट हो रही थी और बाकी तो जैसे वो किसी को जान ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद दक्ष के पास निशा आई और फिर वो दक्ष के साथ डांस करते हुए बोलती है कि दक्ष, केक को कट कर लो, मैं दिया को ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रोक सकती हूँ, वो अभी जल्दी से जाने की जिद करेगी। तो दक्ष ने भी दिशा की बात को मान लिया था और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो सबके साथ केक को कट करने लगा था। तभी दक्ष ने केक को कट कर लिया और फिर सबसे पहले निव्यांश को केक खिलाया। तो निव्यांश ने भी कसकर अब दक्ष को अपने गले लगा लिया था और फिर ऐसे करके
उसने सबको केक खिला दिया था। बंदरों की टुकड़ी मिलकर अभी दक्ष के गालों पर अच्छे से केक को रगड़ने लगती है। तो सब अभी एक दूसरे पर केक रगड़ने लगे थे और फिर इसी बात का फायदा उठाकर दक्ष ने भी थोड़ा सा केक लिया और फिर दिया के गाल पर केक को लगा दिया। तो दिया की आंखें तो अब हल्की सी नम हो गई थी और उसे तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि दक्ष का उसे केक लगाना बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने उसके फेस पर केक लगा लिया और वो अपनी आंखों में पानी लिए सीधा वॉशरूम की ओर चली गई। तो दक्ष ने भी निशा को देखा और फिर निशा हल्के से गुस्से में बोलती है कि यार तू मानता नहीं है बिल्कुल भी, तुझे ना बस किसी दिन फोड़ कर रख दूंगी मैं, और अब वो कभी भी तेरे बुलाने पर नहीं आएगी, समझा। तू ना ज्यादा ही पागल हो जाता है किसी को देखकर। तो दक्ष ने भी अब थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि यार वो समझती ही नहीं है। तो निशा बोलती है कि तूने कभी प्रपोज किया भी है उसे, या फिर उसे सपने आते हैं समझने के, कभी अपने दिल की बात बोली भी है तूने उसे? वैसे ना तू रहने ही दे, बोल भी देगा ना तो कोई फायदा नहीं होगा, क्या ही होगा, वो अपने पापा के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी। तो दक्ष ने भी एक बार निशा को देखा और फिर एक तरफ वॉशरूम के गेट को, जहां पर दिया अभी अभी गई थी। तो दक्ष ने भी कहा कि आज उसे अपने दिल की बात बोल ही देता हूँ, फिर चाहे जो हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। आज तो मैं उसे बता कर रहूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आज मैं उसे जरूर प्रपोज करूंगा। तो दक्ष अभी जल्दी जल्दी से सीधा वॉशरूम के गेट के पास गया और उसने पहले सोचा कि वो गेट को खटखटाएगा, लेकिन कुछ सोचकर दक्ष ने भी गेट को खोल दिया। तो दक्ष ने भी सामने देखा तो दिया भी मिरर में अपना चेहरा देख रही थी और फिर टिश्यू पेपर से अपने गाल को लगे हुए केक को अच्छे से साफ कर रही थी। तो दिया ने भी दक्ष को देखा तो दिया की आंखें अब फिर से हल्की हल्की सी नम हो गई थी और उसे रोना आ गया था। तो दक्ष अभी दिया के धीरे धीरे से करीब आया और फिर दिया जो थोड़ी सी पीछे हट गई थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आज पहली बार ही था जब वो किसी लड़के के साथ ऐसे अकेले में थी। तो दक्ष अभी फिर से दिया के करीब गया और फिर दिया ने भी दक्ष के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा कि दक्ष दक्ष दूर रहो, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो दक्ष को भी अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और फिर उसने दिया के दोनों बाजुओं को पकड़कर वॉशरूम की दीवार से लगाते हुए उसकी आंखों को देखते हुए कहा कि दिया अनजान मत बनो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करती हो मेरे प्यार को। तो दिया ने भी अब दक्ष की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा कि करते हो तो मैं क्या करूँ, क्यों करते हो तुम मुझसे प्यार? मैं तो नहीं करती हूँ ना, तो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी करोगी तो शायद मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती, छोड़ो मुझे, अब जाने दो मुझे यहाँ से। तो दक्ष ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर दिया के बाजू को छोड़ दिया, लेकिन दिया से बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ। तो दक्ष अभी दिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोलता है कि दिया मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार। तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भेज के बात करवा दूंगा, प्लीज़ हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पर भेज दूंगा हमारी शादी की बात करने के लिए, मेरे माँ पापा तुम्हारे पापा को मना लेंगे, तुम इतना ज़्यादा डरती क्यों हो, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट तो कर लो। तो दिया ने भी दक्ष को खुद से दूर करके फिर से कहा कि देखो दक्ष, मुझे निशा ने कहा था कि जहाँ आने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी ज़्यादा बदतमीजी करोगे मेरे साथ, अब तुम मेरे साथ बदतमीजी मत करो प्लीज़, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। तो दक्ष ने भी दिया को पॉइंट करके कहा कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है तुम्हारे साथ, बस अपने दिल की बात बता रहा हूँ तुम्हें, और तुम जानती भी हो बदतमीजी क्या होती है। तभी दिया अभी वॉशरूम से बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी दक्ष ने उसकी बाजू को पकड़कर फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया था और फिर बोलता है कि क्यों सुनना नहीं चाहती हो कि तुम बदतमीजी क्या होती, क्या तुम्हें पता है कि बदतमीजी क्या होता है? तुम अच्छे से जानती हो कि फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक मैं तुम्हें वन साइड लव करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें कि मैंने तुम्हारे सिवा आज तक किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं, और उसके बावजूद भी तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। प्लीज़ दिया मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद भी तुम मुझे इग्नोर करती हो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो दिया ने भी खुद को दक्ष की पकड़ से छुड़ाते हुए फिर से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, समझे तुम, मुझसे गलती हो गई है जो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने यहाँ पर आने की, आना ही नहीं चाहिए था मुझे यहाँ पर, अब पछता रही हूँ मैं यहाँ पर आकर, समझे तुम, अब जाने दो मुझे। तो दक्ष जो अपने गुस्से को बार बार कंट्रोल कर रहा था, पिछले 3 साल से दक्ष दिया से वन साइड लव करता था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और फिर दिया जो सब कुछ जानते हुए भी दक्ष को इग्नोर कर रही थी, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। तो दक्ष ने भी दिया को फिर से वॉशरूम की दीवार से लगाते हुए कहा कि तो तुम यहाँ आकर पछता रही हो, तुम्हें बुरा लग रहा है यहाँ पर, अब जब तुम यहाँ पर आकर पछता ही
रही हो तो तुम्हें ढंग से पछताना का रीजन भी दे देता हूँ। इतना कहकर दक्ष ने दिया के होठों को कैप्चर कर लिया और फिर उसे किस करने लगा। तो दिया तो एकदम से छटपटाने लगी थी, लेकिन दक्ष ने दिया को खुद से दूर नहीं किया था और फिर दिया जो पूरी जान लगाकर खुद को दक्ष से दूर करने की कोशिश में लगी रही थी, लेकिन दक्ष तो दिया से जरा सा भी हिल नहीं रहा था। कहाँ दिया 5 फुट 2 इंच की और हल्की फुल्की सी लड़की और कहाँ दक्ष जो 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का। तो दक्ष का जब मन भर गया था तो उसने भी दिया को खुद से दूर कर दिया, लेकिन तब तक दिया की आंखों में आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। दिया की नाक भी धीरे धीरे से लाल हो गई थी। दिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा मासूम भी लग रही थी। दिया को देखकर दक्ष के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन तभी दक्ष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगता है तो दक्ष का चेहरा तो अब एक साइड पर हो गया था। वो थप्पड़ अभी किसी और ने नहीं बल्कि दिया ने ही मारा था। तो दिया ने भी दक्ष के कॉलर को गुस्से से पकड़कर हिलाते हुए कहा कि दक्ष दक्ष तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, बहुत ही ज्यादा बुरे बदतमीज हो तुम, समझे तुम। तो दिया ने भी अब दक्ष का कॉलर छोड़ा और फिर वहां से गुस्से से जाने लगती है, लेकिन दक्ष ने अभी फिर से दिया की बाजुओं को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि थप्पड़ मारकर ठीक नहीं किया है तुमने। दिया, पहले मैं तुम्हें वन साइड लव करता था और अब तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगा, समझी तुम अब बहुत ही ज्यादा डरती हो ना अपने पापा से। अगर उन्हें पता चल गया है तुम्हारे और मेरे बारे में तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसी बात का डर है ना तुम्हें। तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारे बाप के सामने ही तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हारा बाप जो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चैलेंज करता है दक्ष, तुम्हें आना तो मेरे ही घर पर पड़ेगा, फिर तुम चाहे जैसे भी आओ। अब तुम्हें मुझसे शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मतलब कोई भी नहीं। तो दक्ष अभी इतनी कहकर धीरे से मुस्कुराने लगता है, तो वहीं दिया की आंखें अभी भी नम थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या प्रताप फैमिली और जिया के बीच में फिर से आ जाएंगी दूरियां अंशिका और दक्ष की शादी को लेकर, या फिर दक्ष और अंशिका की शादी होगी? ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।